नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पे। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय विश्व भूगोल का सीरीज चल रहा है, जिसमें मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर आज मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि लिखा हुआ है, ज्वालामुखी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और इस टॉपिक को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो इसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बर्ड के मैप से इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए दोस्तों, टॉपिक है ज्वालामुखी। देखते हैं कि ज्वालामुखी कहते किसे। दोस्तों, एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम लोग सभी लोग जनरली सुन चुके हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ये चित परिचित शब्द है, सभी लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते होते हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए ये एज ए रिवीजन होगा, और जो बेसिक बच्चे हैं जिन्होंने अभी कंपटीशन चालू किया है या चालू करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा, और आप लोग इतना ध्यान से देखिएगा कि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जो इसमें मैं अभी डिस्कस करूँगा। उन क्वेश्चनों के जवाब आपको देने होंगे। तो आइए दोस्तों, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आखिर कहते किसे हैं? ज्वालामुखी और ज्वालामुखी प्रक्रिया दो अलग अलग शब्द हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया एक बृहद शब्द है जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी आता है। अर्थात ज्वालामुखी ज्वालामुखी ऐसे छिद्र या दरार को कहते हैं जहां से पृथ्वी के भूपर्पटी से होकर मैग्मा मेंटल से बाहर आता है। अर्थात ऐसा मुख या ऐसा छिद्र जहां से मैग्मा, जलवाष्प, धूल, गैसें इत्यादि पृथ्वी के बाहर आती हैं। जो वो मुख होता है, उस मुख को ज्वालामुखी कहते हैं। जबकि ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत गीजर, गर्म जल के सोते, धुआंरे, ज्वालामुखी इत्यादि चीज़ों का वर्णन है। आइए दोस्तों, हम चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी कैसे होते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम ये पृथ्वी की भूपर्पटी को लेते हैं, और जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि इस भूपर्पटी के नीचे जो अगला भाग है वो मेंटल है। और दोस्तों, इस मेंटल में ही इसके नीचे का जो भाग है इसको क्रोड कहते हैं। मेंटल के नीचे का जो भाग होता है उसको क्रोड कहते हैं। और इस मेंटल वाले भाग में मैंने बताया था कि द्रव की अवस्था में मैग्मा भरा पड़ा होगा। ये मैग्मा क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तत्वों की उपस्थिति के कारण इसमें विस्फोट होते रहते हैं और लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर संवहनी ऊर्जा तरंगें चलती रहती हैं। और संवहनी ऊर्जा तरंगें जब चलती रहती हैं तो क्या होता है कि ये नीचे से उठती हैं और ऊपर को जाती हैं, और जाने के बाद क्या होता है, इस भूपर्पटी पर टकराती हैं। और भूपर्पटी जो हमारी है, जैसा कि हमें पता है कि हमारी पूरी भूपर्पटी कई बड़ी प्लेटों तथा कई अन्य छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई हैं, जो कि मेंटल के ऊपर तैर रही होती है। जब ये ऊर्जा संवहनी तरंगें एक दूसरे के विपरीत जा रही होती हैं तो ये जो भूपर्पटी है, इसकी जो प्लेट है, इस पर खिंचाव पड़ता है, तो इस साइड और दूसरा इस साइड। ऐसी दशा में दोस्तों क्या होता है कि ये अगर कमजोर अपनी प्लेट है तो क्या होती, ये यहाँ से क्रैक हो सकती है, यहाँ से टूट सकती है। जब ऐसी दशा में ये टूट जाती है तो लावा निकल के क्या होता है, पृथ्वी के भूपर्पटी पे, या जो लावा होता है भूपर्पटी पे निकल के बाहर आने लगता है। तो दोस्तों, ये जो छेद होता है इसको यहाँ पे हम कहते हैं कि ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी के दौरान क्या होता है कि कई सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिनकी अभी हम चर्चा करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वालामुखी आने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी आने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। नंबर 1, प्लेट विवर्तन। यदि भूपर्पटी की प्लेटें जो है वो आपस में गति करके इधर उधर जाती हैं तो मेंटल से लावा निकल के बाहर आने लगता है। नंबर 2, हम कह सकते हैं कि अगर भूप्रॉपर्टी की प्लेट पतली है और उसके ऊपर महासागर भरा हुआ है और महासागर का जल
धीरे धीरे रस कर क्या होता है, मेंटल वाले भाग तक पहुंच जाता है या भूपर्पटी के नीचे वाले स्तर तक पहुंचता है, तो वो जल क्या होता है कि वहाँ तापमान ज़्यादा होने के कारण गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने से बाष्प बन जाती है, और बाष्प बनने से क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से दोस्तों क्या होता है कि वो भूपर्पटी की परत को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वो बाहर निकलता है तो उसके साथ क्या होता है कि मेंटल से जो मैग्मा होता है वो भी बाहर निकलने लगता है और बाहर आ जाता है। जब मेंटल से मैग्मा निकलकर बाहर पृथ्वी पर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाने लगता है। तो हम दूसरा ज्वालामुखी आने का कारण हम कह सकते हैं कि जल बाष्प का बनना, जल बाष्प का बनना। दोस्तों तीसरा इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि ज्वालामुखी आ रहे, जैसा कि हमें पता है भूपर्पटी के अंदर कई सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थों में स्वतः विघटन होता रहता है, और ये क्या हो सकते हैं कि जब इनमें एक्सप्लोशन होता है, विस्फोट होता है, तो ये क्या करते हैं भूपर्पटी को तोड़ देते हैं, और जब भूपर्पटी को तोड़ देते हैं तो क्या होता है उसी भूपर्पटी से मैग्मा निकल के पृथ्वी के बाहर आने लगता है। तो हम तीसरा कारण बता सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्वों का पृथ्वी के अंदर उपस्थित होना। तो दोस्तों ये तीन कारण जिसकी वजह से ज्वालामुखी आते हैं, प्लेट विवर्तन जिसमें प्लेटें गति करती हैं, जल बाष्प का बनना, भूपर्पटी से महासागरों का जल जब नीचे पहुंच जाता है तो जल गर्म होकर बाष्प बनाता है, बाष्प बनने से आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने से प्लेटें टूट जाती हैं और वहीं से लावा बाहर आने लगता है। तीसरा कारण बताया रेडियो एक्टिव तत्वों का पृथ्वी के अंदर उपस्थित होना, और विस्फोट के कारण ये भूपर्पटी को तोड़ देते हैं तो लावा जो होता है वो बाहर निकल आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी में जब ज्वालामुखी आता है पृथ्वी की सतह पर तो उससे क्या क्या पदार्थ निकलते हैं। यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले पदार्थ। तो दोस्तों कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, इसको भी वैज्ञानिकों ने तीन भागों में बांटा है और देखा है कि जब ज्वालामुखी आते हैं तो सबसे पहले गैस तथा जल बाष्प। दोस्तों जब ज्वालामुखी आता है तो सबसे पहले वहां पे गैसों का भी रिसाव होता है और जल बाष्प का। इसमें जो गैसेस हैं वो कई प्रकार की गैस होती हैं, जैसे कि SO2, N2, CO2, etc। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जलवाष्प की बात करें तो दोस्तों इसके तहत इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जलवाष्प ही बाहर निकलती है, लगभग 60 से लेकर 90% तक। दोस्तों हमें ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि ज्वालामुखी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा नीचे से क्या निकलता है ज्वालामुखी के दौरान, तो हम बताएंगे कि जलवाष्प कितना 60 से लेकर 90% तक। वहीं गैसें कौन कौन सी निकलती हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें निकलती हैं। तो सबसे पहला रहा नंबर 1 गैस तथा जलवाष्प। दोस्तों नंबर 2 देखते हैं क्या होता है कि ये पृथ्वी जब भूपर्पटी टूटती है तो उससे कई सारे विखंडित पदार्थ निकलते हैं, यानी खंडित पदार्थ। ये खंडित पदार्थ जो होते हैं भैया वो कौन कौन से होते हैं, देखिए क्या क्या निकलता है खंडित पदार्थ में। अगर हम बात करें तो देखिए धुआं से क्या होता है, छोटे छोटे कण बन जाते हैं। जब धूल निकलती है, धुआं निकलता है, मिट्टी निकलता है तो छोटे छोटे कण बन जाते हैं। उन कण को क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। यानी धुआं से घनीभूत होकर एक साथ इकट्ठे होकर छोटा छोटा रूप ले लेते हैं, जिनको हम टफ कहते हैं। नंबर 2 वहीं जब क्या होता है कि इन धुआं के कणों का आकार मटर के दाने के आकार का हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो इनको हम लैपली कहते हैं। क्या कहते हैं, लैपली भी एक ऐसा पदार्थ है जो इस प्रक्रिया के दौरान निकलता है। नंबर 3 अगर हम बात करें तो लैपली के साथ साथ लैपली से थोड़े बड़े आकार, जिनका आकार कई फुट या इंच तक पहुंच जाता है, यानी हम बड़े पत्थर कह सकते हैं, जिनको हम बम कहते हैं। क्या कहते हैं, बम। यानी बम भी इस प्रक्रिया के दौरान आगे निकलते हैं। और जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान
ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान इनका आकार त्रिभुजाकार होता है, यानी त्रिभुजाकार, और बड़े बड़े जो पत्थर निकलते हैं तो उनको हम ब्रेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेसिया, यानी ब्रेसिया। ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन कि टफ किसे कहते हैं, लैपली किसे कहते हैं, बॉम्ब किसे कहते हैं, या ब्रेसिया किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, टफ छोटे छोटे घनीभूत धूल धुआं मिट्टी के कण होते हैं, जबकि लैपली मटर या मूंगफली के दाने के आकार के कण होते हैं जो इस प्रक्रिया में निकलते हैं। तीसरा बॉम्ब, बॉम्ब मतलब जो उससे थोड़ा बड़े, कई इंचों के हो सकते हैं, या 1 फुट के 2 फुट के भी एक टुकड़े हो सकते हैं, जो भूपरपट्टी के टूटने से या चट्टानों के टूटने से बाहर आता है। तीसरा ब्रेसिया, इससे भी बड़े और भी कई चीजें होती हैं। आइए नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो निकलता है जिसको हम कहते हैं लावा। पृथ्वी के जब तक अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। लावा, लावा बेटा कितने प्रकार का होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो मुख्यतः जब ज्वालामुखी आता है तो 2 प्रकार के लावे आते निकलते हैं। एक होता है एसिड लावा, एसिड लावा, और नंबर 2 होता है बेसिक लावा। नंबर 2 बेसिक लावा। अब देखिए चर्चा करते हैं एसिड लावा क्या होता है, यानी एसिड लावा। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, आगे आइए। एसिड लावा, या अम्लीय लावा। इस लावा में क्या होता है कि सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो इसका स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है। दूसरी बात, सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जो मैग्मा होता है, जो बाहर आया हुआ लावा बनता है, वो बहुत लसलसा होता है। लसलसा मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये गाढ़ा होता है। जैसे कि गाढ़ा जब होता है तो बताइए दोस्तों, गाढ़ा होगा और पृथ्वी की भूप्रपट्टी जब आएगा तो क्या वो दूर तक विस्तृत फैल सकेगा? नहीं। जब दूर तक नहीं फैलता है तो इससे क्या होता है? गुंबद का आकार बन जाता है, पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, पठारों का निर्माण हो जाता है। आगे बताएंगे कि कैसे इनका निर्माण होता है। यानी कि 2 प्रकार का लावा, एसिड लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ये ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है, इससे बड़े बड़े गुंबद, ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ निर्माण होता है, जिन्हें ज्वालामुखी पर्वत या पहाड़ कहते हैं। दूसरा बेसिक लावा, जैसा कि नाम है बेसिक लावा। इसमें क्या होता है बेटा, ये सिलिका जो होता है उसकी मात्रा जो होती है वो कम होती है, कि मात्रा इसमें अधिक होती है और इसमें थोड़ी कम होती है। और जब कम होती है तो ये स्वभाव से क्षारीय हो जाता है, और ये पतला होता है। कैसा होता है? पतला। और जब पतला होता है तो जाहिर सी बात हमें पता है कि पतला जब बाहर लावा निकलेगा तो वो काफ़ी दूर तक विस्तृत हो जाता है। दोस्तों ऐसे आप समझ लीजिए, एक शहद ले लीजिए और दूसरा पानी ले लीजिए। अगर शहद को उड़ेला जाए और कहीं पानी पे उड़ेला जाए तो दूर तक कौन फैलेगा? बताइए आप लोग। बिल्कुल पानी दूर तक चला जाएगा, क्योंकि वो पतला होता है और जो शहद है वो एक साथ हो जाता है। जैसे कि यहाँ से एक हम देख सकते हैं, जो एसिड लावा है और यहाँ से ये मैग्मा को तोड़कर निकलता है, तो इस तरीके से ऊपर उठकर एक साथ गुंबदाकार आकार ले लेता है, और एक गुंबद की आकार की तरह से ये बन गया, ये देखिए। और वहीं बेसिक लावा क्या करता है? वो बेसिक लावा ये फैल जाता है। यहाँ से जब ज्वालामुखी से ये लावा निकलेगा तो पतला होने के कारण फैल जाएगा, धीरे धीरे परतें बनेगी और ठंडा होता जाएगा, ये ऐसे ये चीज। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि क्या मैंने बताया कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी के अंदर से 3 प्रमुख चीजें निकलती हैं, जलवाष्प तथा गैसें, नंबर 2 विखंडित पदार्थ, नंबर 3 लावा। और लावा को हमने 2 भागों में बांटा, टफ और विखंडित पदार्थों को टफ, लैपली, बम, ब्रेसिया इत्यादि कहा जाता। और गैसें कौन बताई? SO2, N2, CO2 तथा अन्य छोटी मोटी सल्फर जैसी गैसें निकलती हैं, गंधक वगैरह, जिसको उपयोग में लाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि ज्वालामुखी जब आते हैं तो ज्वालामुखी से कौन कौन सी प्रक्रियाएं बनती हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो प्रक्रिया जमीन के अंदर होती है और दूसरी जमीन के बाहर होती है। यानी कि यहाँ देखते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान आकृति के आधार पर
आधार पर। तो ये कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया, यानी पृथ्वी के अंदर कुछ आकृतियां बनती हैं, दूसरा पृथ्वी के बाहर की आकृति, यानी आकृतियों के आधार पर भी ज्वालामुखी को 2 भागों में। पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया बनती है? देखिए, जब ज्वालामुखी आता है तो चट्टानों में दरारें होती हैं, कहीं गैप होता है, तो लावा क्या होता है उस दौरान चट्टानों में भी घुस जाता है और धीरे 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 ठंडा होता रहता है, और उसकी आकृति अलग अलग रिक्त स्थान होने के कारण उनकी आकृति भी अलग अलग होती है। तो उससे कुछ प्रकार की चट्टानें बनती हैं जिनको हम कहते हैं सिल। क्या कहते हैं? सिल, डाइक, फैकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ इत्यादि। दोस्तों, देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी आकृति बनती हैं। सिल, डाइक, फैकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ। पूछी जाती है सिल तथा डाइक कहाँ बनती है ज्वालामुखी के दौरान? भूपर्पटी के ऊपर या भूपर्पटी के अंदर? तो आप बताएंगे अंदर। पृथ्वी के बाहर कौन कौन सी आकृतियां या कौन कौन से बनते हैं? जैसे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी झीलें, झील अभी डिस्कस करेंगे, क्रेटर कार्डेरा। इसके बाद धुआंरे, गीजर, गर्म जल के स्रोते इत्यादि। देखिए, पृथ्वी के बाहर कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही, क्या क्या बन रहा, यानी आकृति। एक तो ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे, ज्वालामुखी झीलें बनेंगे, कार्डेरा, सुपर कार्डेरा भी जिसका डिस्कस करेंगे, धुआंरे हैं, गीजर हैं, गर्म जल के स्रोत इत्यादि। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। दोस्तों, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार बताइए दोस्तों। बहुत सिंपल, कितने प्रकार होते हैं ज्वालामुखी के? आप लोगों को आना चाहिए। 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। नंबर 1, सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2, प्रसुप्त ज्वालामुखी। नंबर 3, मृत ज्वालामुखी। तो दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लगातार आदिकाल से लावा बाहर निकल रहा है, गैसें बाहर निकल रही है और आगे भी निकलता रहेगा और अभी भी वर्तमान में निकल रहा है। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे भूमध्य सागर का बताइए क्या है? भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली। कोटोपैक्सी कहाँ पे है बेटा? कोटोपैक्सी इक्वेडोर, एटीसी। अभी बहुत सारे लिखवाएंगे, आपको याद करना है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो पीछे निकट भविष्य में आए थे लेकिन वर्तमान समय में शांत हैं और हो सकता निकट भविष्य में वो दोबारा भी आ जाए, यानी जिनके आने की संभावना लगातार बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। हाँ, अगला देखते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जापान का कौन सा? फ्यूजीयामा।
फ्यूरियामा जापा। मृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो पहले कभी आए हुए होंगे, लेकिन अब भविष्य में उनके आने की संभावना नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें किलिमंजारो पर्वत, मंजारो कहाँ पे? तंजानिया में, यानी किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में। ईरान का कोह सुल्तान, यानी कोह सुल्तान ईरान, ये ऐसे ज्वालामुखी के उदाहरण हैं जिनको हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। आगे आइए दोस्तों, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के, सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब देखते हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। किसके आधार पर? उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। देखिए बेटा, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को भी 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 केंद्रीय उद्गार, और नंबर 2 दरारी उद्गार या उद्भेदन। देखिए केंद्रीय उद्गार क्या होता है? जैसा कि हमें पता है हमारी भूप्रकृति कई प्लेटों से मिलकर बनी और प्लेटें गति करती रहती। तो प्लेटें जो गति करती वो 3 प्रकार की गतियां होती हैं। नंबर 1 जो होती है अपसारी प्लेट विवर्तन, नंबर 2 अपसारी प्लेट विवर्तन, और नंबर 3 जो होता है संरक्षी प्लेट विवर्तन। यानी कि एक प्रक्रिया वो होती जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ आती है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ आती है तो इसको अपसारी प्लेट विवर्तन, और दूसरी प्रक्रिया ऐसी होती है जब एक कोई प्लेट भूपर्पटी की दूसरी प्लेट से दूर जाती होती है, जिसको अपसारी प्लेट विवर्तन कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया वो होती है जब 2 प्लेट लगातार एक दूसरे से सट कर चलती हैं, संरक्षित किनारे उनके रगड़ कर चलते हैं, तो संरक्षित प्लेट विवर्तन कहलाता है। तो देखिए बेटा क्या होता है कि केंद्रीय उद्गार क्या होता है? केंद्रीय उद्गार वो होता है कि जब ज्वालामुखी ये विनाशात्मक प्लेट विवर्तनों के किनारे पर आते हैं, यानी कि यहाँ पर जब ज्वालामुखी आते हैं, जब 2 चट्टानें जहाँ आपस में टकरा रही होती हैं, 2 महाद्वीपीय चट्टानें, तो उसमें ज्वालामुखी जो होते हैं वहाँ से जो निकलते हैं उन्हें केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व में हमें पता होना चाहिए, विश्व में लगभग 80% जो ज्वालामुखी आते हैं वो केंद्रीय उद्गार के द्वारा ही आते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे रिंग ऑफ फायर, परिप्रशांत पेटी या अग्निवलय जिसको हम कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पैसिफिक प्लेट, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी और यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट से क्या होता है जब एक दूसरे की तरफ अभिसरण करती हैं तो क्या होता है विनाशात्मक प्लेट किनारे बनते हैं और वहाँ पर 80% तक ज्वालामुखी आते हैं। वहीं दरारी उद्भेदन वो होता है जब दरारी उद्भेदन या रचनात्मक प्लेट विवर्तन के दौरान होता है। वहाँ पे क्या होता है कि लगभग 15% ज्वालामुखी ऐसी प्रक्रिया के दौरान आते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें जब होती हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और दूर जाती हैं तो क्या होता है कि मेंटल से लावा निकल कर यहाँ पे आता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो निकलता है वो मैसिव लावा निकलता है। बताएंगे मैसिव लावा क्या होता है। और इससे क्या होता है जब ये प्लेट इधर खिसकती है, ये प्लेट इधर खिसक जाती है, तो यहाँ पर एक नई भूपर्पटी का निर्माण होता है, और जो ऊपर ये लावा है ये लावा फैल जाता है क्योंकि पतला होता है, फैलने से ये पठार बनाता है। जैसे अटलांटिक महासागर में अभी हम बात करेंगे कि वहाँ पे बीच में आइसलैंड से लेकर नीचे अफ्रीका तक क्या होता है कि एक भूपर्पटी का विस्तार होता चला जा रहा है, नई भूपर्पटी बनती चली जा रही, और इस तरह से क्या होता है कि अटलांटिक महासागर का लगातार विस्तार होता चला जा रहा है। तो 15% के आसपास जो ज्वालामुखी आते हैं वो दरारी उद्भेदन से आते हैं, और 5% के आसपास ज्वालामुखी क्या होता है अंतर प्लेट के समय में आ जाते हैं। अंतर प्लेट मतलब कोई प्लेट है, एक प्लेट है और यहाँ पे कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, और रेडियोएक्टिव पदार्थ में विस्फोट हुआ तो क्या करता है ये प्लेट को तोड़कर ही बाहर निकल आता है। और इस तरह से हमारे उद्गार के हिसाब से बताया जाए तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार और दरारी, 2 प्रकार के दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार में 80% ये आते हैं विनाशात्मक प्लेट विवर्तन के प्रक्रिया के समय, और दरारी उद्भेदन जो होता है उसमें
रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे ये आते हैं। अन्य 5% का विवरण और भी है, तो उसको देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के अंग। ज्वालामुखी के अंग, ज्वालामुखी के अंग, ध्यान से देखिए दोस्तों। मान लिया कि ये हमारी भूपर्पटी है और इस भूपर्पटी में जो लावा है वो ये मेंटल है, यहाँ से मेंटल, या इसी को हम स्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ से द्रव मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलकर ये क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है, फैल जाता है ऐसे। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ये यहाँ पर ये एक कीप का आकार, कीप का आकार बनता है। इस कीप के आकार को ही हम कहते हैं क्रेटर। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब इस कीप का आकार लगातार बड़ा होता चला जाता है और ये कभी कभी फैल जाता है, रूप बढ़ जाता है, तो इसको ही हम काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा, छोटा रूप क्रेटर, और जब इसका आकार बढ़ जाता है तो इसको क्या कहेंगे, काल्डेरा कहेंगे। और दोस्तों क्या होता है कि जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है और फिर बाद में बारिश होके जब इसमें जल भर जाता है, जब जल भर जाता है तो एक झील का रूप ले लेता है, जिसको हम कहते हैं काल्डेरा झील पूछा जाता है, या ज्वालामुखी झील। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील, अभी इसके बाद एंडीज पर्वत पे स्थित झील कागवा, अन्य तथा कई झीलें हमारे सामने उदाहरण है, जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी झील। दूसरा, जब ये झील में क्या होता है, फिर कभी फ्यूचर में ज्वालामुखी आया और आने के बाद फिर से इसमें थोड़ा सा आकार बन गया और उसके अंदर एक नया क्रेटर और काल्डेरा बन गया, और उसमें जब पानी भर जाता है तो उससे बनी झील को हम घोंसलादार झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं, घोंसलादार झील। पूछा गया क्वेश्चन, घोंसलादार झील, घोंसलादार झील जो होती है वो किस प्रक्रिया के तहत निर्माण होता है, तो हम बताएंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। और वहीं पे जो ये एक पाइप की तरह, जहाँ से ये मैग्मा बाहर आ रहा होता है, जहाँ से जिस रास्ते से आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी पाइप। ज्वालामुखी पाइप क्या कहते हैं दोस्तों, इसको ज्वालामुखी पाइप। और ये जो मैग्मा जब ये ठंडा हो जाता है और देखिए ये एक रूप ले लिया है पठार का, या पठार बन जाए तो ज्वालामुखी पठार, अगर ये पर्वत जैसा बन गया तो इसको हम ज्वालामुखी क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत इसको कहते हैं। तो दोस्तों ये देखा हमने ज्वालामुखी के अंग, और ये पूरी प्रक्रिया को आप बड़े ही ध्यान से समझिए, और अगला पार्ट हम बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और यहाँ से हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपके सामने उपस्थित होगी।